Good luck. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। आज का शो मेरे लिए बड़ा ख़ास है। उसमें बहुत सारी आपसे बातें करनी है, बहुत सारी दिल की बातें करनी है। अब तक न्यूज़ पर हमारा सफ़र अप्रैल 2015 में शुरू हुआ। अव्वल रोज़ से हमने कोशिश यही की कि हम एक बैलेंस प्रोग्राम करें, इसमें कोई बहुत ज़्यादा सेंसेशनलिज्म ना हो, ख़बर को ख़बर की तरीके से ही पेश किया जाए। सनसनी खेज़ी आप देखते हैं कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में एक नॉर्म बन चुका है। फेक न्यूज़ एक फिनोमेना है, लेकिन हमने अपनी कोशिश यही की है कि हर तरीके से असल हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखा जाए, आपको भी उन्हीं से रोशनास कराया जाए। पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स हर एक की होती है, लेकिन अपने हद तक हमने पूरी कोशिश की है कि पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स हमारे प्रोग्राम में किसी भी तरीके से रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र ना आए। सो इसी तरीके से हम इस प्रोग्राम को लेके चले थे। हमारी कोशिश यही थी कि हम ने जो कुछ सीखा है, जो कुछ पढ़ा है, वो हमारे बैकग्राउंड में हो और हम आगे भी सीखने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ज़िंदगी एक सफ़र है। इसमें आप रोज़ सीखते हैं, नए लोग मिलते हैं, नए तजर्बे होते हैं, वक्त चेंज हो जाता है, आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं, और जो कुछ दुनिया में वर्ल्ड मैप पे हुआ उसका क्या इम्पैक्ट आया पाकिस्तान पर, लोकल पॉलिटिक्स क्या थी, ये सारे हम आप तक पहुंचाते रहे। पाकिस्तान की असास और नज़रिए पर किसी कीमत पर हमने ये तहिया किया हुआ था कि समझौता नहीं किया जाएगा। एक और हमारी लिए जो बड़ी वैल्यूबल मैसेज था वो ये कि अफवाज पाकिस्तान और दीगर इदारों के वक़ार पर भी किसी सूरत हमने कभी भी समझौता नहीं किया। इस तमाम सफ़र में आपके भरपूर फीडबैक से अंदाज़ा हुआ कि हमारी इस कोशिश में हम किसी हद तक यकीनन कामयाब रहे हैं, और आपने हमारी हर काविश को सराहा, जिसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं अपने और अपनी टीम की तरफ से आपको बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ। अब तक न्यूज़ के साथ गुजारे ये 7 साल से ज़्यादा, तकरीबन 8 साल होने वाले हैं, ये हर तरीके से हमारी अपब्रिंगिंग में, हमारी मेमोरी लेन में एक एसेट हैं, वैसे ही रहेंगे। हमने बहुत सारे शोज़ किए, टोटल नंबर ऑफ़ शोज़ भी मैं आपको बता दूँगी, लेकिन यकीनन 1000 से ऊपर हमारे शोज़ यहाँ पर हैं। लेकिन कुछ शोज़ ऐसे हैं जो मैं चाहती हूँ कि आज आपके साथ शेयर करूँ। बारहा हमने इमरान खान साहब जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका इंटरव्यू किया। कुछ इंटरव्यू के हिस्से हम आपको दिखा रहे हैं। लेट्स वॉच दैट। तो प्रॉब्लम है, मियाँ सब जवाब ही नहीं दे रहे हैं। हम 6 महीने से पूछ रहे हैं कि आप पकड़े गए हैं, आपकी बेटी के नाम जो कंपनीज निकली हैं, जो आपको भी पता था थी, 2006 से थी आपकी बात, 2006 से 11-12 में आपकी डिपेंडेंट थी। आपने नाम बताया कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ उनकी कंपनीज ने किस पैसे से ली, वो पैसा किधर से गया, ना आपने डिक्लेयर किया, और ना ही आप ये बता सकते हैं कि आपका बेटा हसन शरीफ 650 करोड़ रुपए के घर में रहता है लंदन में, किधर से पैसा आया, कौन सी उन्होंने बिजनेस की। और फिर असेंबली में झूठ बोला कि 2005 में उन्होंने ये मेफेयर की अपार्टमेंट्स ली, जबकि इनके 4 मिनिस्टर्स, इनकी टीवी पे स्टेटमेंट्स हैं 2016 से पहले, 2012 के इर्द गिर्द, कि ये इनकी 90 से अपार्टमेंट्स थी, टैक्स की चोरी से पैसे से और मनी लॉन्ड्रिंग करके वो ली थी। सर, इसका वो बड़ा क्लियर जवाब देते हैं। ये भी कहते हैं कि बड़ा क्लियर उनका स्टांस ये है कि मियां नवाज शरीफ का तो नाम डायरेक्टली है ही नहीं औलाद का, बट चलिए वी विल जस्ट गो राउंड इन सर्कल्स। ना ही आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्टली नाम था, उसकी बीवी का था। लेकिन पॉइंट ये है कि उसकी बीवी के पास तो कोई सोर्सेज नहीं थी, रिसोर्सेज नहीं थी। ताहिर कादरी साहब भी नहीं है, जिनके होने पर लास्ट टाइम तनकीद हो रही थी, लेकिन अब तनकीद हो रही है कि अब वो साथ नहीं है। तो अकेले आप क्या लेंगे खान? पहले तो इस पे क्लियर हो जाओ ना कि नवाज शरीफ पकड़े गए हैं करप्शन में, पैनामा लीक्स में नवाज शरीफ पकड़े गए हैं। इसमें उनके पास कोई जवाब नहीं, सिवाय झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और झूठ पकड़े जा रहे हैं। इनके बच्चों के झूठ पकड़े जा रहे हैं। मरीम नवाज की स्टेटमेंट है कि हमारी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, 2012 में स्टेटमेंट देती है कोई प्रॉपर्टी बाहर नहीं है, जबकि 2006 से ये मालिक निकली हैं पैनामा में 2 कंपनीज की, जो अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज है। ये झूठ क्यों बोल रहे हैं सारे?
یہ جھوٹ اس لیے بول رہے ہیں, ساروں کی متضاد سٹیٹمنٹس اس لیے ہیں کہ یہ کرپشن کا پیسہ ہے, یہ چھپایا ہوا تھا انہوں نے. سب لوگ آ جائیں, جمع ہو جائیں اور پریشر ڈالا جائے میاں نواز شریف پہ کہ وہ ریزائن کر دیں. دس از دا پلان. پلان یہ ہے کہ آئس لینڈ کے لوگوں نے جب نکلے تھے ان کے پرائم منسٹر کے گھر کے باہر, تو وہ کیا کرنے نکلے تھے؟ وہ کوئی نہ مارشل لا لگوانے نکلے تھے, نہ وہ کوئی ڈیولپمنٹ کے خلاف تھے, نہ وہ سی پیک کے خلاف تھے. وہ ایک چیز ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ پرائم منسٹر ملک کا کرپشن میں پکڑا گیا لہٰذا استعفیٰ دے, یا اپنے آپ کو پیش کرے. جس طرح ڈیوڈ کیمرون کا نام آیا تھا, اس نے پارلیمنٹ میں آ کے اپنی صفائی پیش کی, یا صفائی پیش کرو یا استعفیٰ دو. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ملک کے اندر ایک کرپٹ مجرم آپ کا پرائم منسٹر بنا رہے اور ہم بھیڑ بکریوں کی طرح بیٹھے رہیں کہ نہیں جی انتشار نہ ہو جائے, نہیں جی لوگوں کو مشکل پڑے گی اس لیے ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں. ایسے نہیں ہوگا. ایک تو انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا, جو خبریں ہمارے پاس ہیں, کہ انہوں نے استعفیٰ نہیں دینا کم ووٹ میں. اس کی وجہ فریہ, اس کی بھی وجہ ہے. دیکھیں اگر تو یہ نواز شریف بے قصور ہوتے نا, یہ بڑی دیر کے استعفیٰ دے بیٹھے, یا اپنا جس طرح ڈیوڈ کیمرون نے اپنے آپ کو پیش کر دیا احتساب کے لیے. ان کو پرابلم یہ ہے کہ ڈرے ہوئے ہیں کہ ان کو پتہ یہ پکڑے گئے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ اگر استعفیٰ دیا اور ان کا اوپر کیس چلا یہ جیل میں چلے جائیں گے. تو اپنے آپ کو, اپنی ذات کو بچانے کے لیے ملک کو گروی انہوں نے ہاسٹیج کر رکھوا دیا ہے, ملک کو انہوں نے داؤ پہ لگا دیا ہے اپنا پیسہ بچانے کے لیے. اس کا تو یہ مطلب ہے. اچھا اب قوم یہ فیصلہ کرے کہ قصوروار کون ہے. ہم ہیں جو انصاف ڈیمانڈ کریں, جو ہمارا فرض ہے کہ جب ایک ملک کے اندر کوئی چوری کرے اوپر بیٹھ کے پرائم منسٹر ہو, وزیر ہو, ہمارا فرض ہے اپوزیشن کا کہ ہم ڈیمانڈ کریں احتساب. کیا جن کے لیے ایک کرپٹ پرائم منسٹر جواب نہیں دے رہا, کیا اگر ہم پرامن احتجاج کرتے ہیں اور اس کا کچھ نیگیٹو رزلٹ آتا ہے, کیا وہ ذمہ دار ہے؟ مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف بھی ہمارے شو میں اس کا حصہ بنے, اور ہم نے بڑا اپنے آپ کو آنرڈ فیل کیا کہ جب وہ پرائم منسٹر تھے اس وقت بھی انہوں نے ہمیں انٹرویو دیا. لیٹس واچ ہم. پرائم منسٹر چائنا سے ہو کر آ رہے ہیں آپ, ایس سی او کی ایک میٹنگ بھی ہوئی, پاکستان بڑے کوشش کر رہا ہے شاید نیکسٹ ایئر ہم اس کے ممبر بھی بن جائیں. اس کے علاوہ سی پیک کا بھی ذکر ہوا. ان دونوں معاملات پر کیا کیا بات؟ ایس سی او میں ہم ابھی حال ہی میں شامل ہوئے ہیں, اور اوفا میں ایکچولی ایس سی او میں شامل ہوئے, اور یہ خوش آئند ہے پاکستان کے لیے. اور ایس سی او میں تو جتنے بھی ممبر اسٹیٹس ہیں وہ کنیکٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں, جو ان کو مسائل درپیش ہیں اس کی بات کر رہے ہیں. ایس سی او کے اندر جو ہے نا وہ ایک کافی وائڈ ایجنڈا ہے اس کا, اور یقیناً پاکستان کو بھی اس کا بہت فائدہ پہنچے گا. اور آپس میں ٹریڈ, اکنامک کوآپریشن, کنیکٹیوٹی کی باتیں وہاں پہ ہوئی ہیں ہماری. ٹیررزم کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے کہ ٹیررزم کو ایڈریس کرنا ہے, ہم نے سب نے مل کر کرنا ہے. ایکسٹریمزم پہ قابو پانا ہے, تو پاکستان میں ان میں سے کافی چیزیں خود بھی کر رہا ہے. دوسری بات جو ابھی سی پیک کی آپ بات کر رہے ہیں, سی پیک یہ ایک بڑا وسیع کوآپریشن ہے چائنا اور پاکستان کے درمیان, اور اس پہ 46 ارب ڈالر خرچ آئے گا. تو یہ بہت بڑا پیکج ہے جو چائنا پاکستان مل کے کر رہے ہیں. اتنا بڑا پیکج میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی پہلے نہیں ہوا. تو ہم نے اب اس سلسلے میں بجلی کے شعبے میں کارخانے لگانے, کیونکہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے جو ہمیں درپیش ہے 2013 سے. ہم اس میدان میں بہت تیزی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. آج چائنا کے وزیر اعظم کے ساتھ باقاعدہ بائی لیٹرل ہماری گفتگو ہوئی, اور انہوں نے اس بات پہ اطمینان کا اظہار کیا کہ جو رفتار ہے کام کی وہ بالکل صحیح اور مناسب ہے اور تیز ہے. اور ہم نے کہا کہ سی پیک کے کچھ منصوبے ہیں جس کا فائنینشیل کلوز ابھی تک نہیں ہوا چائنا کی طرف سے, اور ہم نے کہا کہ اس کا جلدی ہونا چاہیے تاکہ یہ کام جو ہے وہ آگے تیزی کے ساتھ بڑھے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کے
बारे में जल्दी एक्शन लेंगे। एक नेशनल पूरी नेशन उसमें इन्वॉल्व है। आपने अभी थर का भी जिक्र किया, उसके अलावा रीजन के लिए कहते हैं इट्स अ गेम चेंजर, ये सब बात मानते हैं, मगर आपकी ख्वाहिश नहीं होगी कि आप इसको फास्ट ट्रैक करके अपनी हुकूमत में ही इसको इंश्योर करें, क्योंकि तो एक लंबा मंसूबा है। देखिए ये कुछ मंसूबे जो हैं वो 2018 तक तैयार हो जाएंगे, कुछ मंसूबे हमारी हुकूमत की मुद्दत के बाद तैयार होंगे, लेकिन होंगे तो पाकिस्तान के लिए ना, और फ़ायदा तो पाकिस्तान को पहुंचेगा। हाँ अलबत्ता जितनी जल्दी मुकम्मल हो उतना तेज़ी के साथ पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचेगा, लेकिन इन मंसूबों का लगना भी एक अपना उसके लिए वक्त दरकार है। ये तो नहीं कि आज फैसला हुआ कल मंसूबे खड़े हो जाएंगे और परसों बिजली आ जाएगी, यानी कि 3-3, साढ़े 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं इन मंसूबों को मुकम्मल होने में। लेकिन ये खुशाइंद है कि हो रहा है। कराची जो पोर्ट ट्रस्ट है, पोर्ट कासिम में लगना शुरू हो गए हैं ये मंसूबे। पंजाब के अंदर साहिवाल में ये मंसूबा लगना शुरू हो चुका है, और फिर थर में भी इंशाल्लाह करीब काम शुरू हो जाएगा। इसी तरह जो मंसूबे और भी इसमें कोयले के बेस्ड मंसूबे लगने, वो भी इंशाल्लाह जल्दी लगना शुरू होंगे। और फिर हमने अपना LNG ये इसका ताल्लुक सी पैक से नहीं है, लेकिन गैस बेस्ड मंसूबे 3600 मेगावाट वो लगने शुरू हो जाएंगे, जिससे इंशाल्लाह। और फिर और मंसूबे हैं, ये विंड मिल्स हैं, और फिर सोलर है। ये सब मिला के इंशाल्लाह अगले चंद सालों में कम से कम 10,000 मेगावाट बिजली बनाएंगे और सिस्टम में बिजली आएगी इंशाल्लाह। तो वो जब आएगी तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान में तरक्की का अमल कितना तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा। अभी तो क्या इंडस्ट्री लगेगी जब बिजली नहीं है? क्या मुल्क तरक्की करेगा कि बिजली नहीं है? बिजली नहीं है, गैस नहीं है, तो हम तरक्की की बात करते हुए अच्छे नहीं लगते। और पिछली हुकूमतों को तवज्जो देनी चाहिए थी ताकि आज ये सूरत हाल मुल्क के अंदर पैदा ना होती। ये अफसोस का मकाम है कि पिछली हुकूमतों ने इस सिलसिले में कुछ नहीं किया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ अब तो बहुत वोकल है, हर जगह पे आपको नज़र आती हैं, सियासत का अहम हिस्सा है। मगर शुरू में भी हमने उनका इंटरव्यू किया, उस वक्त हम एक और चैनल में थे, और फिर यहाँ पर आकर अब तक न्यूज़ पे भी हमने उनका इंटरव्यू किया। ये भी ज़रा देखिए। मरियम साहिबा, खबरें अच्छी आ रही हैं, आपके वालिद की सर्जरी कामयाब हुई है, आपके वालिद पूरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर भी हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है और क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे कि किस वक्त ऑफिस ज्वाइन कर सकेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? थैंक यू फरिया, मेरी उनसे अभी बात हुई है थोड़ी देर पहले, और माशाल्लाह वो बिल्कुल खैरियत से हैं और उनकी तेजी से जो है रिकवरी हो रही है। उनके जो सर्जन्स हैं, उनकी जो टीम ऑफ डॉक्टर्स है, बहुत तेजी से जो है वो उन्होंने कहा है कि वो सेहतयाब हो रहे हैं। और अभी उनकी वापसी के बारे में कोई हतमी डेट देना तो मुश्किल है, लेकिन आई थिंक 3 से 4 दिन वो हॉस्पिटल में रहेंगे, सो दैट विल मेक अ वीक फ्रॉम हिज सर्जरी। और उसके बाद 2 से 3 हफ्ते, जैसा कि उनके डॉक्टर्स ने उनकी रिकवरी देख के बताया है, आई थिंक 2 से 3 हफ्ते उनको ट्रैवल करने की इजाजत में लग जाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला मेरे अंदाजे के मुताबिक रमजान शरीफ के एंड तक वो वापस आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मरियम साहबा, क्योंकि एक पॉलिटिकल क्राइसिस भी था मुल्क में, क्या आप समझती हैं कि प्राइम मिनिस्टर की शायद सेहत के ऊपर उसका भी असर पड़ा हो, या पहले से एक्सपेक्टेड थी ये और पता था कि होनी है? क्योंकि खबरें ये भी आई कि प्राइम मिनिस्टर शायद इग्नोर कर रहे थे, मगर डॉक्टर्स उनको बार बार कह रहे थे। हकीकत क्या है इस हवाले से? फरीहा, एक्चुअली उनको वो माशाल्लाह बहुत स्ट्रांग नर्व के आदमी है, और उन्होंने जिंदगी में, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो स्टॉर्म इन अ टी कप है, उन्होंने इससे बहुत बड़े बड़े मरहलों से वो बहुत बहादुरी के साथ और बड़ी एक हिम्मत के साथ वो गुजरे भी हैं और कामयाब भी हुए हैं। अल्लाह ताला ने उनको सुरखरू भी किया है। तो उनकी जो पॉलिटिकल ट्रेनिंग हुई है ना पिछले 30 साल फरीहा, वो एक बड़े वोलेटाइल और बड़े
क्या कहना चाहिए हॉस्टाइल पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में भी हुई है, स्पेशली वो डिक्टेटरशिप के जो 11 साल थे। आपके ख्याल से एक बीमारी के हवाले से भी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई, कुछ लोगों का ख्याल ये था कि शायद सही वाज़ेह खबर नहीं आ रही, या आप समझती हैं कि इस मौके को इस्तेमाल किया गया खबरें या अफवाहें फैलाने के लिए? रिया, आपने कहा कि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई, कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई नहीं, कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है इंटेंशनली कुछ हमारे ओपोनेंट्स की जानिब से, जो कि आई थिंक कुछ मीडिया के भी एलिमेंट्स हैं, सब तो नहीं, सब तो बहुत आई थिंक अगर किसी का कोई पॉलिटिकल या कोई पॉलिसी पे इख्तिलाफ था भी तो इस वक्त भी लोगों ने बड़ा मैग्नानिमिटी का मुजाहरा किया है और प्राइम मिनिस्टर के लिए दुआएं, और जिस तरह से मुझे पर्सनली भी रिसीव हुई, तो आपकी फरिया मुझे एक वीडियो मुझे मिली, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो वो एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एवरीबडी इज प्रेइंग फॉर हिम फॉर श्योर। ये ह्यूमैनिटी का वक्त है यकीनन, मगर ऐसा हुआ नहीं, हमने देखा पाकिस्तान में हर तरफ से। मैं कह रही हूँ ना कि वो अगर कोई इस तरह से करता है किसी की सेहत के मामले को या किसी की जिंदगी के मामले को या किसी के फैमिली मैटर्स को कोई उछालने की अगर कोशिश करता है तो अपना ज़र्फ दिखाता। अब तक न्यूज़ पर हमारे सफर की कहानी जारी है, वक्त हुआ एक ब्रेक का, वी विल बी राइट बैक एंड वेलकम बैक। अब तक न्यूज़ के साथ गुजरे 7 साल, बल्कि उससे भी ज़्यादा। इस दौरान में हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, मगर कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो हमें हमेशा याद रहेंगे। मुझे इस बात पे अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मैं पहली खातून सहाफ़ी थी जिसको मौका मिला कि सियाचिन की बुलंदो बाला महाज पर जाएँ और वहाँ पर जाकर हमने कवरेज की। हमने वहाँ पर जाकर बाकायदा अब तक का माइक लहराया और इसके ऊपर मैं हमेशा इसको अपना एसेट समझूंगी। सियाचिन एक अलग ही दुनिया है। वहाँ पे जब एक दफ़ा आप होकर आ जाते हैं तो आपको दुनिया देखने का तरीक़ाकार बदल जाता है, पाक अफवाज के तरफ देखने का आपका एक अंदाज बदल जाता है, रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। इंतहाई ख़तरनाक मौसम का मुकाबला करते हुए इन जवानों को जब हमने देखा, अपने घर वालों से, अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से, अपने बहन भाइयों से दूर बिल्कुल अलग एक दुनिया में वो रहते हैं और सिर्फ हमारे वतन की हिफाजत करते हैं। सियाचिन एक ऐसा महाज है जहाँ पर दुश्मन मुल्क तो है ही, मगर उससे बड़ा दुश्मन मौसम है। हमने ये देखा कि इस बुलंद महाज पर पाक फौज के जवानों के हौसले जवान थे, उनसे हमने बात की, हमने उनके साथ ईद गुजारी, उन्होंने आपस में स्टोरीज शेयर की हुई थी, वो एक फैमिली की तरह रहते थे और मुझे समझ आई कि हमारे मुल्क का जो एसेट है वो यकीनन ये जवान हैं। वतन की मोहब्बत में हर कुर्बानी देने के लिए तैयार थे। हम तो कुर्बानी की बात करते हैं, लेकिन इनका हर मिनट जो उधर गुजरता है, फाइटिंग विद द वेदर, फाइटिंग विद द टेरेन, फाइटिंग विद द एनिमी, वो एक एक मिनट बहुत बड़ी कुर्बानी है। और इस प्रोग्राम की अगर कभी मैं मेकिंग आप लोगों से शेयर करूं, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। फुल रिसोर्स की हमें ज़रूरत थी, कई दिन हमें लगे वहाँ पहुँचने में। हमने उसमें से 4 प्रोग्राम्स किए थे, अगर आपको याद हो। इट वाज द सीरीज ऑफ सियाचिन शोज, मगर उसमें जो उसके पीछे बहुत कहानियाँ और चल रही थी, कैसे हम वहाँ तक पहुँचे, कैसे हमें एक्लिमेटाइज किया गया वेदर के साथ, कैसे हमें ट्रेन किया गया, कौन कौन रस्ते में बीमार हो गया, कौन वापस आ गया, और आखिरी दिन जब बिल्कुल जाने का वक्त था तो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा घबराहट हुई थी, घबरा गए थे थोड़ा सा। तो उस वक्त मेरे वालिद साहब की कॉल थी जिन्होंने मुझे बहुत हिम्मत बंधाई और फिर हम वहाँ तक गए। और दिस इज़ समथिंग दैट आई विल ऑलवेज कीप एज अ फेदर इन माई कैप। सो लेट मी शो यू व्हाट वी डिड इन सियाचिन। ग्लेशियर पहुँच चुकी हूँ। हमारे आसपास जो मनाजिर हैं वो बहुत ही हसीन भी हैं, बहुत ही इम्प्रेसिव भी हैं और बहुत ही ज़्यादा ओवर पार। समीउल्लाह मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो। सर, हमें बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर आने की, मगर आप कब से यहाँ पर? मुझे यहाँ पे 3 माह हो गए हैं। 3 माह से आप यहाँ पर, एंड यू आर हेडिंग दिस पोस्ट। आप पहली दफ़ा आए हैं सियाचिन? सेकंड टाइम आ रहा हूँ। पहले कब रह के गए हैं? पहले मैं लास्ट ईयर रह के गया हूँ। ओके। दिसंबर तक। और इतनी हाइट पर ही? जी, इसी जगह। तो आपके लिए फिर आप यूज्ड टू हैं इससे, लेकिन क्या कोई यूज्ड टू कभी हो सकता है यहाँ पे रहने से? इतना नहीं हो सकता, लेकिन आप बार बार आने से बंदा बस भी हो जाती है। इग्लू के अंदर हम चलेंगे और वहाँ पे कुछ लोगों से बात भी करेंगे। तो हम किस इग्लू में जाएंगे? इस वाले इग्लू। इसके अंदर चलते हैं, हम इसके अंदर चलते हैं और ज़रा बात ही करते हैं अपने भाइयों से कि कैसे यहाँ पे रह रहे हैं और क्या हालात हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखाते हैं इग्लू। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त
मैं इग्लू के अंदर मौजूद हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है। सामने ये खिड़कियाँ हमें नज़र आ रही हैं, एक इधर है और एक अपोजिट साइड पर है। यहाँ से नज़र तो कुछ नहीं आ रहा वैसे खिड़की से। और ये मेरे हाथ में स्टैंड बना हुआ है, ये छोटे सा तकिया है, ये वो मेरे हाथ ये बैग्स हैं जिनके अंदर खोल कर सोते होंगे। बल्कि मैं भी कहूँ कि मुझे दिखाना आप लोग कैसे सोते हो। अपने भाइयों से कहेंगे हमारा अपना अपना तारुफ कराएं। सो आपका क्या नाम है? लाजवलदार सुहेल अनवर। ओके, और आपको बगैर बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नाम। हबीबुल्ला। हबीबुल्ला साहब। आप? नूर कमाल। अब्दुल बासित। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आई हूँ तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करने आई हूँ कि आप लोग यहाँ पे बैठ के इतना मुश्किल काम करें, हमारे मुल्क की हिफाजत करें। पूरे पाकिस्तान की तरफ से आपको शुक्रिया अदा करने आए हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाते हैं। ठीक है? ठीक है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब तक न्यूज़ पर गुजरे माह साल के दौरान हमने पाक फ़ज़ाइया और पाक बहरिया और पाक फ़ौज के मुख्तलिफ सरगर्मियों को भरपूर तरीके से कवर किया। आर्मर्ड कोर के जवान हों या कोई और कोर हो, हमने हर एक को कवर किया। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों के साथ मुलाकात करवाई और आपको ये दिखाया कि पाकिस्तान की अफवाज हर महाज पर किस तरीके से दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। पाक अफवाज के साथ किए गए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हमने किए, आप तक लेकर आए, मगर कुछ को हम आज आपको दिखा रहे हैं। मैं अब गयारी में मौजूद हूँ, वो गयारी जहाँ वतन की खातिर 140 जवानों ने अपनी जिंदगियां निछावर कर दी थीं। ये है गयारी सेक्टर। जब भी सियाचिन की तारीख लिखी जाएगी, गयारी सेक्टर का नाम ज़रूर आएगा। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या यहाँ पर हुआ, मगर उस वाक़े में भी एक रेजिलियंस की दास्तान है। किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। यहाँ पर आज आप पीछे एक मॉन्यूमेंट देख सकते हैं जो उन शोहदा की याद में है जो यहाँ पर थे। एक पूरी बटालियन जो कि यहाँ पर बस रही थी, जो यहाँ पे ऑपरेट कर रही थी, वो इफ़ेक्ट भी हुई। मगर उसके बाद हमने देखा कि इस वाक़े के बाद भी हमारे ऑपरेशंस भी जारी रहे, हमारा काम भी जारी रहा। है वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, है मेरे प्यारे वतन। नॉट ओनली कि सिर्फ दुश्मन है, बट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऑफ एक्सट्रीम हाई एल्टीट्यूड जिसमें ऑक्सीजन रिड्यूसेस टू लेस देन 45% ऑफ द available which is available at the sea level. Then you have extreme temperatures, you have hostile terrain, and you can see the climbs, the near vertical slopes that one has to negotiate off and on to reach the defended posts. ये ग्लेशियर है सामने, अगर आप देखिए ऊपर, और जो स्काई लाइन बन रही है करीबन उस इलाके से स्नो चलना शुरू हुई है। टाइम था रात 2 से 2:30 के दरमियान, और स्नो बॉल इफेक्ट आपने सुना होगा कि जब स्नो एक दफ़ा चलती है तो रास्ते में साथ साथ कीप्स एक्यूमुलेटिंग, तो वो मास एक्यूमुलेट होता गया, एंड इट वाज अ combined strata of the ice, the fresh snow, and the debris and this huge rock. जंग में ज़रूरी नहीं है हर वक्त आपके पास वेपन हो। कई दफ़ा ऐसे हो सकता है कि आपके पास ये वेपन ना हो, दुश्मन बड़ा करीब आ जाए। उस वक्त ये जंग कैसे होगी हम आपको भी दिखाने जा रहे हैं।
سیکٹر میں جہاں پر موجود ہوں. بالکل میرے پیچھے آپ کو زراعت ٹینکس نظر آ رہے ہیں. ہم نے آپ کو پہلے دکھایا کہ اکوپمنٹ کی اہمیت کیا ہے, کس طریقے سے وہ بنتا ہے, کس طریقے سے وہ استعمال ہوتا ہے, جس کو استعمال کرنے والے ہیں ان کی ٹریننگ کیسے ہوتی ہے. اس وقت ہم آپ کو فرام دا بیٹل گراؤنڈ دکھانے جا رہے ہیں کہ ٹینکس کی جو لڑائی ہے, جس کو کہا جاتا ہے سب سے بڑی لڑائی ایٹ دا فور فرنٹ آف بیٹل, وہ ہوتی کس طریقے سے. پرچم لہرایا ہے مرد مجاہد جان ذرا اب وقت شہادت ہے. ایریاز ہیں وہ ہم آپ کو دکھائیں گے, بہت یہاں خوبصورت جو علاقے ہیں ہمارے بیس کے آس پاس, اور وہاں پہ ہم جائیں گے ریور انڈس, اینڈ آئی شو یو a bit of a performance of this aircraft also, جس میں آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ for the training, even if you are riding on the first time, so even you can also, you know, you'll be able to fly this aircraft. اس باتیں جو میں دیکھی تھی آپ بڑے غور سے, تو آپ کو مسلسل کنیکٹ بھی رہنا پڑتا ہے. یہاں پر بھی ہے جب وار ٹائم ہوتا ہے تو پائلٹس کے لیے کتنی نروس کو صحیح رکھنا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ یہ تو ایک نہ صرف اسکل ہے مگر ساتھ میں نروس ہے. ڈیفینیٹلی دیکھیں, جو یہ پروفیشن ہے اس کا مین مقصد ہی ایک اینڈ آف دا ڈے اٹس ڈیفینس آف دی ایئر. سو اس میں یہ ساری ٹریننگ کے اندر یہ ساری چیزیں ہم یہ ساری موڈیلٹیز اور یہ سارے جو پوائنٹس ہیں اس کو بڑی تھورولی کور کرتے ہیں. قربانی کی عظیم داستان, ایکسلنس کا سفر پاکستان ایئر فورس کے ساتھ. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. کشمیر ہمارے پروگرام کا رننگ تھیم رہا ہے. ہمیشہ سے ہم نے اس ایشو کو اجاگر کیا ہے فرام ڈے ون, جب سے میں کرنٹ افیئرس کا حصہ ہوں. اس کو ہم کبھی بھولے نہیں ہیں, جب کہ بیک برنر پہ بھی نظر آیا ہمارے پروگرامز میں, ہم نے اس کو اجاگر کیا. سو LOC پہ بھی جا کے مجھے پروگرام کرنے کا موقع ملا, وہ بھی دیکھیے. Why did you decide to go to LOC, and what message you're giving to other people? So the reason I want to go to the LOC today is because I want to raise the awareness on what's really happening in Kashmir and on the border. It's quite sad to see innocent people being killed, being hurt. And obviously I have the American Foundation. We totally stand against things like that happening. The whole of the UK stand against us. So, you know, I want to be here today to show my thoughts and come out there to see how we can help and get the awareness out for the people around England, around the world, in America, to let them know what's really happening. I mean, there's innocent kids who are being hurt, who are being killed. There's this is things I've been told. There's also schools, kids can't go to schools. Government offices in Kashmir are closed. So really, we have to give them a fair bit of chance. You know, we have to give them a bit of they have a life also. We have to respect that. So I'm going there today to show my respects, at the same time to go there to build that awareness and let people know what is really happening there. So ये पहली दफा मैं आया हूँ इधर LOC पर. It's not as bad as I thought it was going to be, honestly, especially on the Pakistan side. So मैं सुनता रहता हूँ, you know, it's really bad, but I have to say that the Pakistan army have had it controlled so well. Or the India side, obviously, I'll give you an example. 1 kilometer away, we have people living here. People who travel, go shopping and go to schools and live a normal life on this side. But on the other side, on the India side, it's not like that. It's not like that. Over 100 kilometers, nothing is happening around there because I don't know why. I mean, so it seems that we are more laid back, and I think it's a good thing to be like this.
But the main thing is, look, my job is. کہتے ہیں کہ ہر آغاز کا ایک اختتام ہوتا ہے لیکن یہ اختتام کسی نئے آغاز کا پیش خیمہ ہوتا ہے. ہمارے اب تک پر شروع ہوئے سفر کا آج اختتام ہے. یہاں سے سیکھا گیا ہر لمحہ ہمارے لیے ہمارے ساتھ جائے گا, یہاں کی لرننگ ہمارے ساتھ جائے گی. لیکن یہ اختتام اب تک نیوز تک تو ہے, لیکن ہمارا پروگرام یقیناً انشاءاللہ ایک بہت جلد آپ ایک اور جگہ پہ دیکھیں گے. تو ضرور فیڈ بیک دیتی رہی گا. آپ کی دعائیں چاہیے, آپ کا فیڈ بیک چاہیے. اب تک نیوز پر ہم نے 7 سال سے زائد کا عرصہ گزارا ہے. یقیناً اپنے گھر کی طرح جیسے آپ کو ایک جگہ لگتی ہے, یہ اسی طرح سے مجھے لگنا شروع ہو گئی میری آرگنائزیشن. اس کے لیے میری بہت زیادہ ویل وشز ہیں. میں شکریہ ادا ہی نہیں کر سکتی مینجمنٹ کا. دے ہیو بین ایکسٹریملی کائنڈ. انہوں نے ہر قسم کا مجھے سپورٹ دی ہے. خاص طور پہ فہد علی شاہ صاحب جو کہ ایم ڈی ہیں اس ادارے کے, وہ بڑا بلیو کرتے ہیں اس بات میں کہ ہر ایک کو پنپنے دیا جائے, ان کو گرو کرنے دیا جائے اور فل انڈیپینڈنس دی جائے, اور اسی کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. سو بگ تھینک یو ٹو آل دا مینجمنٹ, بگ تھینک یو ٹو آل. اب تک میری ٹیم میں بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتے. یہاں پہ بھی ہیں, کراچی میں ہیں, کاشف بہزاد صاحب ہیں, سلیم شوکت صاحب ہیں, پھر میری اپنی ٹیم ہے جو یہاں پر ہے, جس میں رضوان یوسف ہیں, جس میں اور لوگ ہیں. ان سب کا بہت بہت شکریہ کہ دے ہیو بین پارٹ. سمر صاحب بھی ہیں, ان کا بھی میں نام لے دوں. اینڈ لیٹس ناٹ فرگیٹ, لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, مانی کیمرہ مین. وہ بہت زیادہ ہمارے پروگرامس میں ہمارا حصہ لیتے رہے ہیں, اور بہت سارے میرے اور کیمرہ مین جو کہ روز یہاں پہ آ کے ہمارے ساتھ یہ پروگرام کرتے رہے. بگ تھینک یو ٹو آل آف یو. آج کے لیے اتنا ہی. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.